Assalamu alaikum. Today we are going to solve the specimen past paper question, and the question which we are going to solve is the specimen question number 13, that is the scenario based question. So in this particular question सबसे पहले हमने करना ये है कि we have to read the complete question and perform the brainstorming, and we have to basically follow the sequence that is written in these bullet points, so that, and as well as we have to basically divide our program into the subtasks so that it would be more manageable to solve and the examiner could read it properly, as well as we need to give comments and use meaningful identifier. ठीक है. So starting with this question, there is an array named student name. So there is a 1D array. Student name contains the name of students in the class. So what I'm going to do is we will draw one array which name is student name. The 2D array student marks contains the marks for each subject. So there is a 2D array which name is student mark. तो मेक श्योर आप ये देख सकते हो कि स्टूडेंट नेम वाली एरे और स्टूडेंट मार्क वाली एरे जिस तरह लिखी हुई है इसकी फॉन्ट चेंज है. सो आपने इन्हीं एरे के नेम्स को यूज़ करना है, मतलब अपनी मर्जी से कोई दूसरी एरे को क्रिएट नहीं करना. अब चूंकि ये 2D एरे है तो नंबर ऑफ इंडेक्सेस कितने हैं स्टूडेंट नेम में और 2D एरे स्टूडेंट मार्क में वो क्वेश्चन ही हमें बताएगा. सो द पोजीशन ऑफ ईच स्टूडेंट डेटा इन द टू एरे इज द सेम. For example, the student in position 10 in student name and student mark is the same. तो मतलब number of rows in student name as well as student marks are same. तो अगर for example मैं यहाँ पे rows बनाता हूँ student name में भी और student mark में भी, तो यहाँ पे दोनों में equal number of rows आएंगी, बट अभी कितनी है ये हमें नहीं पता. द वेरिएबल क्लास साइज, अब देखो यहाँ पर भी इसका फॉन्ट चेंज है तो उसका मतलब वी हैव टू बेसिकली यूज दिस वेरिएबल कंटेन्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. तो देखो हमारे पास स्टूडेंट नेम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम इंडेक्सिंग से, तो उसकी नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी वो वेरिएबल क्लास साइज में रखी हुई होगी. तो यहाँ हमने वेरिएबल क्लास साइज का नाम लिख दिया और इधर भी हमारे पास यही वेरिएबल आएगा डेट इज क्लास साइज. द वेरिएबल सब्जेक्ट नंबर कंटेन्स द नंबर ऑफ सब्जेक्ट स्टडीड. तो हमारे पास जो कॉलम्स हैं स्टूडेंट मार्क में वो भी हमें नहीं पता, तो उसने ये बता दिया कि सब्जेक्ट नंबर नाम का जो कॉलम है उसमें ये स्टोर्ड है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स स्टूडेंट कितने फॉर एग्जांपल पिक करेगा और कितने उसमें मार्क्स, कि हर सब्जेक्ट में आपने मार्क्स को बेसिकली स्टोर करवाना है. देन वी हैव द एरे and variable have already been set up and the data stored. Students are awarded a grade based on their average marks. So यहाँ पर अगर greater than or equal to 70 है so it's distinction, greater than or equal to 55 है and less than 70 तो merit, then pass and then fail. Write a program that meets the following requirement. Calculate the combined total marks for each student for all their subjects. So ये bullet point 1 है. सो कंबाइंड टोटल मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट फॉर ऑल देयर सब्जेक्ट्स करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मतलब मुझे हर स्टूडेंट के टोटल मार्क्स रिक्वायर्ड है. तो इसके लिए मैं डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज़ करूँगा, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर ऑल्दो एक सिंपल टोटल नाम का वेरिएबल भी क्रिएट कर सकता था बट वो प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स कर देता है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग विद अ 1D एरे नेम टोटल जो मैं खुद क्रिएट करूँगा और इसमें जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो कितनी होंगी जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास में है, और वो किसको पता है, वो क्लास साइज वाले वेरिएबल को पता है. सो कैलकुलेट टोटल मार्क्स. अब ये जो टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना है, अगेन मैं बुलेट पॉइंट 1 के पर ही बात कर रहा हूँ. इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर हम प्रोग्रामिंग टेक्निक की बात करें, डेटा स्ट्रक्चर हमें पता चल गया, तो वी विल यूज नेस्टेड लूप, नेस्टेड फॉर लूप. यूजली फॉर लूप के साथ ही हम जाएंगे. उसका रीज़न ये है कि हमारे पास एरे में
नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमें पता होती है, एंड वी न्यू दिस थिंग। अगर हमें प्रायर नॉलेज है तो काउंट कंट्रोल लूप यूज हो सकता है, क्योंकि काउंट कंट्रोल लूप की जो कंडीशन है वो ये है कि अगर हमें पता है कि हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू रन लूप, तो फॉर लूप सबसे बेस्ट है, एफिशिएंट है उस केस में। अब नेस्टेड फॉर लूप में हमारे पास दो लूप होते हैं, वन इज नोन एज आउटर लूप एंड द अदर वन इज नोन एज इनर लूप। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि आउटर लूप हम रोज के लिए बनाएं या इनर लूप हम कॉलम्स के लिए बनाएं। तो अब फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह बताऊं कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट स्टूडेंट है, तो वो स्टूडेंट मार्क वाली एरे के फर्स्ट रो में होगा, और लेट सपोज अगर उसके मार्क्स, यहाँ पर मैं एक डमी मार्क्स लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसके मार्क्स है एक पहले स्टूडेंट के पहले सब्जेक्ट में, मतलब फर्स्ट स्टूडेंट के फर्स्ट सब्जेक्ट में मार्क्स आए 10, फर्स्ट स्टूडेंट के सेकेंड सब्जेक्ट में मार्क्स आ गए 20, ठीक है, अप टू फॉर एग्जांपल यहाँ आ गए 5। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी फर्स्ट रो में जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड करूँगा, तो और जो आंसर आएगा वो इस टोटल वाली एरे के फर्स्ट इंडेक्स में स्टोर करवाऊंगा, जो कि पहले स्टूडेंट के टोटल मार्क्स होंगे, और फिर मैं सेकंड वाले स्टूडेंट मतलब सेकंड वाली रो पे जाऊंगा और फिर सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स को टोटल करूंगा। तो अगर तो मैं ये कर रहा हूँ कि फॉर ईच रो मैं सारे कॉलम्स को विजिट कर रहा हूँ, तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं आउटर लूप बनाऊंगा अपनी रोज के लिए, ठीक है ना। आउटर लूप इज फॉर द रोज एंड इनर लूप इज फॉर द कॉलम। और मैं यहाँ पर ही बता दूं कि रोज हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए मैंने क्रिएट की हुई है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने होंगे, और जो कॉलम है वो हमारे पास सब्जेक्ट्स के लिए क्रिएट की गई है, ठीक है। तो जो भी हम वेरिएबल्स बनाएंगे, हम मीनिंगफुल वेरिएबल उस तरह बनाएंगे, हम रोज और कॉलम्स को यूज़ नहीं करेंगे ताकि हमें उसके मार्क्स भी मिल जाएं। अब आता है कैलकुलेट, यानी जब हमारा ये पहला काम हो गया होगा और हमने टोटल मार्क्स निकाल दिए, अब हमारे पास सेकंड बुलेट पॉइंट आता है, वो ये कहता है कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट फॉर ऑल देयर सब्जेक्ट्स राउंडेड टू नियरेस्ट होल नंबर। अब मुझे हर स्टूडेंट के लिए एवरेज मार्क्स को भी कैलकुलेट करना है। तो अगेन जब मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम थॉट प्रोसेस करेंगे। तो इट्स बेसिकली कॉलम नंबर बुलेट पॉइंट नंबर 2। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एवरेज के लिए भी मैं एक 1D एरे क्रिएट कर दूंगा जिसका नाम होगा फॉर एग्जांपल AVG एवरेज, और इसके फर्स्ट इंडेक्स में मेरे पास पहले स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स होंगे विच इज राउंडेड टू व्हाट वी कैन से नियरेस्ट होल नंबर, और सेकंड में भी हमारे पास जो है वो सेकंड स्टूडेंट के होंगे। और याद रखना कि इसकी डेटा टाइप इंटीजर रखना, क्योंकि यूजुअली हम लोग एवरेज को रियल डेटा टाइप से बनाते हैं, लेकिन चूंकि उससे राउंडेड टू नियरेस्ट होल नंबर का है तो उसकी डेटा टाइप इंटीजर होनी चाहिए। फिर हर स्टूडेंट की एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी विल डू, तो एवरेज मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरी एवरेज एरे का नाम AVG है, तो एवरेज ऑफ 1 मतलब पहले स्टूडेंट पहले इंडेक्स के ऊपर स्टोर होगी, वो करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर जो टोटल वाली एरे है ना, उसमें पहले फर्स्ट इंडेक्स मतलब फर्स्ट स्टूडेंट के टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। अब नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स किसको पता है, वो सिर्फ सब्जेक्ट नंबर वाले वेरिएबल को पता है जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है। सो डिवाइड बाय सब्जेक्ट नंबर। तो यहाँ हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली कि हाँ हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा। और इस बात को भी याद रखो कि एटलीस्ट 45 मिनट स्पेंड करने हैं, और इसमें हमने राउंड का काम भी करना है, तो साथ साथ लिख भी लो कि हमने राउंड भी करना है, यूज़ करना है राउंड का बिल्ट इन फंक्शन, जो कि हमारे नंबर को होल नंबर में कन्वर्ट करेगा, रियल को। फिर आउटपुट फॉर ईच स्टूडेंट नेम, कंबाइंड टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स, ग्रेड अवॉर्डेड, तो स्टूडेंट को ग्रेड क्या मिलेगा कि अगर फॉर एग्जांपल उसके ग्रेड जो है वो डिपेंड कर रहा है एवरेज मार्क्स के ऊपर, तो अगर एवरेज मार्क्स फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो डिस्टिंक्शन ग्रेड आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको देख लेंगे। फिर कैलकुलेट स्टोर एंड आउटपुट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस, मेरिट, पासेस एंड फेल फॉर द होल क्लास। तो मतलब हमारे पास कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिस्टिंक्शन आई है, मतलब डिस्टिंक्शन लाने के लिए अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ऐसा हुआ है, और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके ग्रेटर देन इक्वल टू 55 है और लेस देन इक्वल टू 70 है, तो वो मेरिट में काउंट होंगे। तो यहाँ पर हम बेसिकली काउंटर वेरिएबल्स क्रिएट कर देंगे 4। तो यहाँ तक
ये है पूरा क्वेश्चन. यू मस्ट यूज सूडो कोड or program code and add comments to explain how your code works. You do not need to initialize the data in the array. So I personally suggest कि student needs to use pseudocode in these questions because rest of the question में जो भी आपको algorithm solve करना होगा या तो वो flow chart के थ्रू आएगा या आपके पास majority जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो pseudocode से आते हैं. तो वो syntax आप एक ही रखो, pseudocode के syntax पे फोकस करो. पढ़ने के लिए तब तो सही है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देख लो, लेकिन फोकस सिर्फ और सिर्फ pseudocode पे रखना. Now I am using Notepad to write the pseudocode. तो पहला काम हमारे पास which is calculate the total marks for each student for all their subjects. तो यहाँ पर combine total marks for each student, ठीक है, for all their subjects. मैं इसी को ही as a comment use कर रहा हूँ. Now I am going to declare the total array. 1D array है और इसकी जो इंडेक्सिंग में 1 से स्टार्ट करूँ तो 1 वुड बी द लोअर बाउंड. अपर बाउंड हमें नहीं पता नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, बट क्लास साइज वाले वेरिएबल को ये बात पता है. ऑफ एंड डेटा टाइप टोटल की हमारे पास होगी इंटीजर, ठीक है. देन जब हमने टोटल नाम की एरे क्रिएट की तो नाउ आई एम गोइंग टू इनिशियलाइज इट विद 0 एज वेल ताकि कोई गार्बेज वैल्यू नहीं आए. तो std बेसिकली स्टूडेंट का शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज किया स्टूडेंट 1 टू क्लास साइज. यहाँ पर मैं आई वेरिएबल भी यूज कर सकता था बट वो मीनिंगफुल नहीं होता. कोई कर ले तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, बट मीनिंगफुल नाम के नंबर मिलते हैं यूज करने के. सो टोटल ऑफ std असाइनमेंट ऑपरेटर, टोटल ऑफ std प्लस हम क्या कर देंगे फॉर std असाइनमेंट नंबर 1 टू क्लास साइज. तो हमारे पास टोटल हमारे पास क्योंकि हमने इनिशियलाइजेशन परफॉर्म करनी है तो जी जस्ट इनिशियलाइज इट विद 0. तो यहाँ पर हमारे पास इस वाले स्टेप में हमने इनिशियलाइजेशन परफॉर्म की है और अब जो स्टेप मैं करने जा रहा हूँ उसमें हम लोग टोटलिंग परफॉर्म कर रहे हैं. तो अब टोटलिंग परफॉर्म करने के लिए सिंपली फॉर std असाइनमेंट ऑपरेटर 1 टू क्लास साइज करेंगे हम, और ये करने के बाद हम लोग नेक्स्ट std लिखेंगे और टोटलिंग जिस तरह परफॉर्म करते हैं मतलब टोटल ऑफ std असाइनमेंट ऑपरेटर टोटल ऑफ std प्लस पहले स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कहाँ रखे हुए होंगे, वो रखे होंगे हमारी स्टूडेंट मार्क वाली एरे के अंदर. तो स्टूडेंट मार्क, अब चूंकि ये 2D एरे है तो इसकी इनिशियल जो हमारे पास रो होगी वो std आ गई, और जो कॉलम जो हमारे पास कॉलम होगा तो यहाँ पर हमारे पास नेस्टेड लूप क्रिएट होगा विच इज फॉर, और कॉलम के लिए हमने क्या बताया था कि हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट्स के लिए. तो यहाँ पर मैंने subj नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है. 1 2 सब्जेक्ट्स कितने थे, सब्जेक्ट नंबर वाले वेरिएबल को पता है. इस तरीके से हमने नेस्टेड लूप लगाया, इंडेंटेशन दी और यहाँ पे std लिखा और सेकंड वाले पे कॉलम की जगह पर मैंने सब्जेक्ट लिख दिया. तो अब ये ऐड कैसे होगा, तो इनिशियली std की वैल्यू हमारे पास 1 है और सब्जेक्ट की वैल्यू भी 1 है, ठीक है. एक मिनट में इसको नेक्स्ट subj भी कर दूं. तो अब होगा ये कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मतलब हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट मतलब फर्स्ट रो और उसके फर्स्ट सब्जेक्ट में क्या मार्क्स थे. फॉर एग्जांपल मैंने डमी नंबर लिए थे 10 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये 10 जो है वो ऐड हो जाएगा टोटल ऑफ 1 के साथ. तो टोटल ऑफ 1 के ऊपर क्योंकि इनिशियलाइजेशन मैंने की हुई है वो 0 रखा हुआ होगा तो 0 एडेड विद 10 आंसर 10 आएगा और टोटल ऑफ 1 पे असाइन हो जाएगा. फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा तो नेक्स्ट सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट नंबर 2, स्टूडेंट वही रहेगा. अब वो चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू सब्जेक्ट नंबर है. इफ इट इज यस तो टोटल ऑफ 1 which is right now is 10 existing value 10 plus student mark 1,2 पे नंबर है 20 तो 10 plus 20 30 आंसर आ जाएगा और अब टोटल ऑफ 1 पे 30 आ जाएगा. इस तरीके से इनर लूप कंप्लीट सब्जेक्ट नंबर तक चलेगा
और जब ये इनर लूप कंप्लीट होगा तो मेरे पास पहले स्टूडेंट के जो टोटल मार्क्स होंगे वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएंगे। फिर जब मैं नेक्स्ट एसटीडी करूंगा तो एसटीडी की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, वो 2 हो जाएगी और हम चेक करेंगे क्या 2 लेस देन इक्वल टू क्लास साइज है। इफ इट इज यस तो हम आउटर लूप की बॉडी में एंटर करेंगे और हमारे पास एक इनर लूप आएगा और फिर हम चेक करेंगे फॉर सब्जेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर 1, सब्जेक्ट की वैल्यू दोबारा 1 से इनिशियल आ जाएगी। मतलब अब हम क्या करेंगे, टोटल ऑफ 2 प्लस स्टूडेंट 2, 1 और उस अब सेकंड रो पे जितने भी मार्क्स हैं सेकंड स्टूडेंट के उन सबको टोटल परफॉर्म करेंगे। सो हमने ये नेस्टेड फॉर लूप को यूज करना है टू परफॉर्म टोटलिंग। देन वी हैव कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट फॉर ऑल देयर सब्जेक्ट्स राउंडेड टू नियरेस्ट होल नंबर। अब यहाँ पे हम लोगों ने एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना है फॉर ईच स्टूडेंट। ये कैलकुलेट करने के लिए we have another 1D array. For example, we have to create another 1D array और इसका नाम मैं रख रहा हूँ avg average, ठीक है। और अगेन इसका साइज भी कितना होगा, क्लास साइज के बराबर ही होना चाहिए और इसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। एक मिनट। देन हम इसको भी इनिशियलाइज करेंगे जिस तरह से हमने पहले वाली टोटल को इनिशियलाइज किया है। जस्ट टोटल को रिप्लेस कर दो एवरेज से और ये कंप्लीट एरे जो है एवरेज वाली भी वो भी इनिशियलाइज हो जाएगी 0 से। अब एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एसटीडी असाइनमेंट ऑपरेटर 1 to क्लास साइज, मतलब हम कंप्लीट रोज तक जाएंगे और रोज में हमें पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, क्लास साइज के बराबर होंगे। avg ऑफ std असाइनमेंट ऑपरेटर टोटल ऑफ std डिवाइडेड बाय सब्जेक्ट नंबर। तो हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट के टोटल मार्क्स टोटल ऑफ 1 में रखे होंगे, टोटल वाली अरे के फर्स्ट इंडेक्स में कितने सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो वील हैव द एवरेज। सिंस हमने उसको राउंडेड टू नियरेस्ट होल नंबर करना है तो हम राउंड वाला फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास रियल में आएगी वो आ गई, कॉमा लिख के 0 लिख दूंगा, मतलब वो 0 डेसिमल प्लेस की है उसको वो कन्वर्ट भी कर देगा। एक चीज याद रखना कि हमारे पास सूडो कोड में इंडेक्सिंग 0 से भी स्टार्ट हो सकती है और 1 से भी स्टार्ट हो सकती है, उसने कहीं पर भी हमें बाउंड नहीं किया हुआ। अगर तो फॉर एग्जाम्पल आपने इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट की है तो मेक श्योर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मार्क, टोटल, एवरेज ये सारी एरेज की इंडेक्सिंग पे 0 से लेके जाना और जब लूप चलाना तो क्लास साइज -1 करना। लेट्स अज्यूम कि क्लास साइज वाले वेरिएबल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो 10 है, मतलब क्लास साइज बराबर है 10 के, तो 1 से लेके 10 तक चलना चाहिए। लेकिन अगर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है और अगर मैं 0 से लेके 10 तक लूप को चलाता हूँ तो मतलब क्लास में 11 बच्चे हैं यानी 11 स्टूडेंट्स हो जाएंगे जो कि गलत हो जाएगा। तो अगर आपने 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट की हुई है तो आप सिंपली लिखना फॉर std 0 to क्लास साइज -1। तो इस चीज का ख्याल रख लेना। अब आ गए हमारे पास एवरेज मार्क्स फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट। अब जब ये नेक्स्ट std करेगा तो std की वैल्यू में जस्ट इंक्रीमेंट होगा, इट बिकम्स 2। अब वो चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू द क्लास साइज है। इफ इट इज यस तो टोटल ऑफ 2 मतलब सेकंड स्टूडेंट के टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय सब्जेक्ट नंबर, तो जो भी आंसर आएगा उसको राउंडेड टू नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करके एवरेज ऑफ 2 मतलब उसके सेकंड इंडेक्स के ऊपर उसको स्टोर करवा देगा। सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट फॉर ऑल देयर सब्जेक्ट्स राउंडेड टू नियरेस्ट होल नंबर। नाउ वी नीड टू आउटपुट फॉर ईच स्टूडेंट देयर नेम, combined total marks, average marks and the grade awarded। अब हमारे पास ग्रेड अवॉर्डेड हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि स्टूडेंट का ग्रेड क्या है, ठीक है। अब ग्रेड चेक करने के लिए हमारे पास ये जो एवरेज वाली एरे थी ये हमें रिक्वायर्ड थी, तो यहाँ पर हम लोग ये करेंगे कि सिंपली हम एक और एरे को क्रिएट कर सकते हैं और अगर हम चाहें ग्रेड अवॉर्ड करने के लिए तो हम ये काम भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर और बेहतर काम हो जाएगा कि हम ग्रेड की भी एक 1D एरे क्रिएट कर दें। तो फॉर एग्जांपल डिक्लेयर ग्रेड कॉलन एरे 1 कॉलन क्लास साइज
ऑफ, अब ग्रेड है तो डिस्टिंक्शन, मेरिट, पास फेल, तो ये इसकी डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। और अब हम अगर हमें इसको इनिशियलाइज करना है फॉर एसटीडी असाइनमेंट ऑपरेटर 1 2 क्लास साइज नेक्स्ट एसटीडी, तो हम इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, विल जस्ट राइट ग्रेड ऑफ एसटीडी असाइनमेंट ऑपरेटर नल। तो मतलब याद रखना कि जो भी हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसको हम, यानी एरे है, उसको हम स्ट्रिंग नल से इनिशियलाइज करते हैं बाय राइटिंग 2 टाइम डबल कोटेशन। अब जब हमने ये बना दी तो हम सिंपली एक फॉर लूप क्रिएट करेंगे। फॉर, मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ, और ये फॉर लूप हमारा क्लास साइज तक चलेगा। अब यहाँ पे केस स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, केस ऑफ एवरेज ऑफ एसटीडी, मतलब हमारे पास एवरेज वाली एरे, एवरेज ऑफ 1 के ऊपर पहले स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल एसटीडी की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स होंगे वो आ जाएंगे। और केस स्टेटमेंट हमारे पास सिलेक्शन की अनदर टाइप है, और हम यहाँ पर एंड इफ भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे चूंकि एक ही इनपुट के ऊपर मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं तो हमारे लिए बेहतर क्या है कि हम केस स्टेटमेंट को यूज कर लें। तो फॉर एग्जाम्पल उसने ये बात कही कि अगर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 70, कॉलन लिखते हैं, कॉलन का मतलब होता है देन, तो हम क्या करेंगे, डिस्टिंक्शन है, तो मतलब हमारे पास ग्रेड, जो हमारी एरे बनी है विच इज ग्रेड ऑफ एसटीडी असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल कोटेशन के इनसाइड डिस्टिंक्शन। अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें इस वाली कंडीशन को भी देखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 55 और एंड लेस देन इक्वल टू 70। तो यहाँ पे हम सिंपली ग्रेटर देन इक्वल टू 55 लिखें तब भी सही है। उसका रीजन ये है कि ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 70 को वो चेक कर चुका होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तब ये सेकंड लाइन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो सिंपली ग्रेड ऑफ 1 के ऊपर डिस्टिंक्शन आ जाएगा और ये एंड केस पे मूव कर देगा। ये जस्ट लाइक वैसे ही जैसे हमारे पास एल्स इफ होता है। नाउ व्हाट वी विल डू, सिंपली अगर ऐसा हो जाए तो सिंपली ग्रेड ऑफ एसटीडी में हम क्या रखवा देंगे, वी विल पुट merit, then greater than or equal to 40 and less than 55, तो सिंपली greater than equal to 40 पे हम सिंपली लिखेंगे ग्रेड ऑफ एसटीडी असाइनमेंट ऑपरेटर पास, तो राइट डबल कोटेशन यानी यूज डबल कोटेशन। लेस देन 40 है तो फॉर एग्जांपल इसमें हम लिख देंगे जस्ट अदरवाइज कॉलन ग्रेड ऑफ एसटीडी असाइनमेंट ऑपरेटर फेल। तो ये हमने केस स्टेटमेंट बना दी एक लूप के अंदर। तो अब ये करेगा, जो हमारे पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स होंगे उसको कंपेयर करेगा। फॉर एग्जांपल उसके लेट्स सपोज मार्क्स जो आ रहे थे एवरेज वो 70 से प्लस आ रहा था, तो ग्रेड ऑफ 1 के ऊपर मतलब फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर डिस्टिंक्शन आ जाएगा। फिर हम एंड केस के पास आएंगे, नेक्स्ट एसटीडी होगा तो एसटीडी की वैल्यू 2 हो जाएगी। सेकंड स्टूडेंट के लिए चेक करेंगे केस ऑफ एवरेज ऑफ 2, लेट्स सपोज उसके नंबर है 60, तो हम चेक करेंगे क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, कंडीशन फॉल्स। 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 कंडीशन ट्रू, तो ग्रेड ऑफ 2 के ऊपर आ जाएगा मेरिट। ठीक है, इस तरीके से लूप कंप्लीट क्लास साइज तक चलेगा। अब हमारे पास ये वाला काम हो गया। नाउ वी आर सिंपली आउटपुट फॉर ईच स्टूडेंट नेम कंबाइंड टोटल मार्क्स। आउटपुट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं स्टूडेंट का नाम, उसके टोटल मार्क्स, उसके एवरेज मार्क्स और उसके ग्रेड अवॉर्डेड, ये हमें डिस्प्ले करवाना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर डिस्प्ले करवाने के लिए भी एक फॉर लूप यूज़ करूँगा, मतलब यही फॉर लूप होगा, बस कंटेंट चेंज हो जाएगा
और ये भी याद रखना कि जब भी आप 15 मार्क वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जो भी आप प्रॉम्प्ट्स दें, मतलब जो मैसेज दें वो बहुत ही मीनिंगफुल हो, उसके भी आपको नंबर्स मिलते हैं। तो आउटपुट क्या, जस्ट स्टूडेंट नेम कॉमा, हमारे पास एक एरे जिसका नाम स्टूडेंट नेम है, जिसमें स्टूडेंट के नाम ऑलरेडी स्टोर्ड है, स्टूडेंट नेम ऑफ STD। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट का नाम होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब हमें उसके आउटपुट करने हैं मार्क्स, तो आउटपुट उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो क्या होंगे, टोटल मार्क्स हमारे पास टोटल वाली एरे के अंदर रखे हुए हैं, तो टोटल ऑफ STD मतलब टोटल ऑफ 1 पे आ जाएगा। देन वी हैव व्हाट, आउटपुट एवरेज मार्क्स, और वो हमारे पास एवरेज वाली एरे में होंगी AVG STD। अब वो कह रहा है ग्रेड अवॉर्डेड, सो आउटपुट फॉर एग्जाम्पल ग्रेड अवॉर्डेड कॉमा डाल के, तो ग्रेड वाली एरे है STD लिख दी। तो ये क्या करेगा, पहले स्टूडेंट का नाम, उसका टोटल, एवरेज, ग्रेड एरे के फर्स्ट इंडेक्स से पिक कर लेगा। जब नेक्स्ट STD करेगा तो स्टूडेंट की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी, तो स्टूडेंट नेम ऑफ 2 पे प्रिंट कर देगा वो सेकंड स्टूडेंट का नाम, सेकंड स्टूडेंट का टोटल मार्क्स, उसके एवरेज और उसका ग्रेड आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डिस्प्ले भी कर देंगे। अब लास्ट स्टेप जो हमारा बचा है, दैट इज ओनली कैलकुलेट, स्टोर एंड आउटपुट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन, मेरिट, पासेस एंड फेल। इसके लिए भी हम एरे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली 4 काउंटर वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल DIST डिस्टिंक्शन के लिए उसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, मेरिट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से, पास को भी 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, और फेल को भी 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ये मेरे पास 4 काउंटर वेरिएबल्स हैं जो कि काउंट करेंगे कि कितने स्टूडेंट की डिस्टिंक्शन आई है, कितनों की मेरिट, कितनों की पास और कितने फेल हो गए। ये काम अगेन मैं यहाँ पर इस वाले स्टेप में कर सकता था, इस वाले लूप में, और ये सारा काम एक नेस्टेड लूप में भी पॉसिबल है, बट चीज़ों को ब्रेक डाउन करने से प्रॉब्लम को सॉल्व करना इजी हो जाता है। सेम ही लूप के अंदर सारे काम परफॉर्म करके दिखाने में चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी आपके अपने पेपर में आपको करने के लिए और एग्जामिनर को समझाने के लिए भी। तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अगेन मैं एक फॉर लूप क्रिएट कर रहा हूँ। जो काम मैंने यहाँ किया है वही काम करूँगा। ठीक है, आप चाहो तो ऊपर भी ये काम कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है। जस्ट मैं चीज़ों को डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन, मेरिट, पास एंड फेल ये कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इधर मैं कमेंट बना देता हूँ। तो अब अगर STD1 टू क्लास साइज है केस ऑफ एवरेज ऑफ 1, मतलब फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो पहले स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स होंगे, अगर तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो विल टू व्हाट, डिस्टिंक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर डिस्टिंक्शन प्लस 1। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 55 है तो सिंपली हम क्या करेंगे, मेरिट असाइनमेंट ऑपरेटर मेरिट प्लस 1। ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, व्हाट वी विल डू, पास असाइनमेंट ऑपरेटर पास प्लस 1। अदरवाइज फेल असाइनमेंट ऑपरेटर फेल प्लस 1 कर दिया। ठीक है, बस एक फॉर लूप और बनेगा जिससे हमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन ये सारे आ जाएंगे, और लास्ट में उसने कहा इसको हमें आउटपुट भी करवाना है। तो सिंपली हम यहाँ पर गए, आउटपुट की स्टेटमेंट, नंबर ऑफ, अगेन ये प्रॉम्प्ट्स देना इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंक्शंस हमारे पास कितनी आई, कॉमा डाल के DIST वाले वेरिएबल में स्टोर करवाई है मैंने। आउटपुट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नंबर ऑफ मेरिट कितने आए हैं, सो यहाँ पर स्पेस भी दे दिया करना, और यहाँ पे मेरिट आ जाएगा
आउटपुट नंबर ऑफ पास कितने हुए हैं तो वो पास वाले वेरिएबल में, आउटपुट नंबर ऑफ फेल कितने हुए हैं तो वो फेल वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार वीडियो को दोबारा से देख ले, और जिस भी पॉइंट में अगर इशू है तो आप कमेंट्स कर लें और मैं उसको इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।